नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय सिंह। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था रेट केमिस्ट्री। रेट केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने एक टॉपिक अपना स्टार्ट कर रखा है, पदार्थ की संरचना। पदार्थ की संरचना जो हमारा शुरू हो चुका है। आज इसका तीसरा लेसन है। तो हमने शुरू में पढ़ा कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की परिभाषा पढ़ी। इसको दो भागों में बांटा गया है, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर इसकी तीन अवस्था बताई, ठोस, द्रव और गैस। दो इसकी गौण अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा और BAC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। वैसे ही रासायनिक आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है इसको, शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य। अशुद्ध द्रव्य मिश्रण होता है, जो हम कल कर चुके हैं। मिश्रण को दो भागों में बांटा है, समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी, इसको दो भागों में बांटा गया है। अशुद्ध द्रव्य क्या होता है? जिसमें मिलने वाले अवयव या घटक भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न अवयव और घटक होते हैं, वो अशुद्ध द्रव्य है। अशुद्ध द्रव्य का उदाहरण मिश्रण है। मिश्रण में दो या दो से अधिक जो यौगिक हैं वो निश्चित मात्रा में मिलाए जाते हैं, वो क्या है? मिश्रण है। मिश्रण दो प्रकार का, समांगी और विषमांगी। समांगी में मतलब मिलने वाले जो दोनों द्रव्य हैं वो उनके मध्य कोई भी परत का निर्माण नहीं होता, जबकि समांगी में क्या होता है? परत का निर्माण होता है। ये इनमें एक डिफरेंस है। उसके बाद हमने शुद्ध द्रव्य स्टार्ट किया। शुद्ध द्रव्य किसको कहते हैं? इसमें समान प्रकार के घटक मिले हो। जिस द्रव्य में समान प्रकार के घटक होते हैं वो क्या है? शुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्व एलिमेंट, कंपाउंड। ये दोनों टॉपिक सिलेबस में अलग से मेंशन किए हुए हैं, अलग से शो होते हैं। दोनों के दोनों टॉपिक अलग से हैं, तो इनको हम गहराई से पढ़ेंगे। तो तत्व को हमने कल स्टार्ट किया था कि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। वो क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। एलिमेंट तीन प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उप धातु। मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल। तो जब हम एलिमेंट की बात करते हैं, तत्व की बात करते हैं, तो ये इसके ही भाग हैं, तो इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको हम गहराई से पढ़ेंगे। धातु हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें इसके बारे में पढ़ा था हमने कि धातु क्या है। धातु की क्या परिभाषा होती है? कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, त्यागने की क्षमता,
जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है वही क्या है, धातु है। इसके गुण धर्म पढ़े थे कल, जैसे ये कठोर होता है, सब के सब धातु हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन अपवाद है इसमें मरकरी जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सभी धातु चमकीले होते हैं, चमकीले हैं, इनका गलनांक, क्वथनांक अधिक होता है। ये सब हम कल पढ़ चुके हैं। ध्वनिक या सोनोरस का गुण होता है, इसमें अंतराण्विक, अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। आघातवर्धनीय होते हैं, आघातवर्धन मतलब इनको पीट पीट के चादरनुमा बनाया जा सकता है। तन्यता पाई जाती है, इसको खींचकर तार बनाया जा सकता है। तो ये क्या है, धातु के गुण हैं, जो क्या भौतिक गुण है। आज हम इसके रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। रासायनिक गुण आज का हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू, आज का लेसन हमारा यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं वायु से क्रिया। पहला है वायु से क्रिया। जो धातु हैं वो वायु से क्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि जो धातु हैं वो वायु, यहाँ वायु से मतलब है ऑक्सीजन। तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे कॉपर है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। हम इसको अभिक्रिया को बैलेंस करें, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 कर देते हैं। कॉपर 2 है, इधर 1 है, तो ये 2 कर देते हैं। तो ये क्या हो गया कि कॉपर है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन मतलब वायु, वायु मतलब ऑक्सीजन, धातु कॉपर। इसी प्रकार एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिना बनाता है, इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनको बैलेंस करें, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 6 हो गए, 2 दूनी 4। ये तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिना बनाता है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड, यानी कि ये सीधे की पॉइंट है, एक तथ्य है, फैक्ट है कि धातु वायु से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। बस ये याद कर लिया तो पूरी चीज़ याद आ जाएगी कि धातु है वो वायु से क्रिया कर ऑक्साइड बनाता है। दूसरा पॉइंट है कि जो धातु ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है, यानी कि जो भी धातु ऑक्साइड बने, कॉपर ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, उनकी सबकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। अब यहाँ एक सवाल बनता है कि अगर ये पूछा जाए कि सामान्यतः धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो हम क्षारीय बताएंगे कि सामान्यतः धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। लेकिन जो अपवाद स्वरूप है, जो अपवाद स्वरूप है कि कुछ जो धातु हैं वो उभयधर्मी प्रकार के भी होते हैं। उभयधर्मी मतलब जिसमें क्षार के भी गुण हैं और अम्ल के भी गुण हैं, यानी जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाएं वो
उभयधर्मी है। तो जो उभयधर्मी जो धातु ऑक्साइड हैं वो कौन से हैं? एक तो है जिंक ऑक्साइड, दूसरा एल्यूमिना Al2O3। ये दोनों ऐसे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। इनमें क्षार के गुण भी पाए जाते हैं और अम्ल के गुण भी पाए जाते हैं। सामान्यतः जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल से क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। जैसे जो Al2O3 है ये HCl से क्रिया करे तो AlCl3 प्लस H2 जल का निर्माण, ये क्या बन गया? एक लवण का निर्माण करते हैं। तो जो धातु जो ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड वो जल में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? धातु ऑक्साइड है वो जल में अघुलनशील है, यानी कि जो धातु ऑक्साइड है वो जल में घुलते नहीं है, मगर कुछ जो धातु ऑक्साइड हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड ये जल में घुलनशील है, पोटेशियम ऑक्साइड ये जल में घुलनशील है। तो ये दोनों जब जल से क्रिया करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे NaOH या K2 ले तो KOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस विसर्जित करते हैं। यानी कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये दोनों जल से क्रिया करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का या उत्पादन करते हैं या निष्कासित करते हैं। अब कुछ की पॉइंट है वो ध्यान में रखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, Pb, ये इनके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिससे पुनः ऑक्सीकरण नहीं होता। पुनः ऑक्सीकरण का मतलब ये है कि इनका एक बार ऑक्सीकरण होता है जिससे इसके ऊपर ऑक्साइड की जो परत है वो जम जाती है, उसके बाद इसका दोबारा ऑक्सीकरण नहीं होता और संक्षारण से बचते हैं, यानी कि इस पर जंग की क्रिया नहीं होती, संक्षारण नहीं होता। तो ये एक बार ऑक्साइड बनने के बाद दोबारा ऑक्साइड नहीं बनते। सोडियम और पोटेशियम ये तीव्र गतिशील होते हैं, तीव्र गतिशील हैं, इसलिए जो केरोसिन तेल में रखा जाता है। की पॉइंट है, बस ये याद रखने वाली बात है। सोडियम पोटेशियम है ये तीव्र गतिशील होते हैं, इसलिए केरोसिन या मिट्टी का तेल जो बोलते हैं, मिट्टी का तेल, उसमें रखा जाता है। सिल्वर और गोल्ड ये क्रिया नहीं करते, वायु से कोई क्रिया नहीं करते। तो वायु से क्रिया समझ में आई कि जो धातु हैं वो वायु से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कुछ ऑक्साइडों की प्रकृति हमेशा क्षारीय होती है, लेकिन कुछ की उभयधर्मी होती है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों की प्रकृति क्या होती है? उभयधर्मी। इन दोनों की जो प्रकृति है वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड है जल में अघुलनशील है, लेकिन कुछ सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड ये जल में घुलनशील और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड। इनको ये कह सकते हैं कि धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करते हैं। अब कुछ की पॉइंट, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, Pb, इनके ऑक्साइड की परत बनने से दोबारा ऑक्सीकरण नहीं होता, एक बार इनका ऑक्सीकरण होता है। सोडियम और पोटेशियम तीव्र गतिशील अभिक्रिया दर्शाते हैं, जैसे केरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में
रखा जाता है। गोल्ड और सिल्वर हैं, ये वायु के साथ क्रिया नहीं दर्शाते। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा टॉपिक वायु से क्रिया हो गई, उसके बाद हम करते हैं जल के साथ क्रिया। जल के साथ क्रिया, जो धातु हैं वो जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कि धातु जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं और ये जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यानी कि देखो, वायु से अगर क्रिया करते हैं तो ये सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं। अभी पढ़ा ना, वायु से जो क्रिया करते हैं धातु प्लस वायु, तो ये ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन धातु जल से क्रिया करता है तो ऑक्साइड तो बनाता ही बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। सॉरी, गलत बता दिया, ये हाइड्रोक्साइड बनता है, ये धातु हाइड्रोक्साइड, और ये ऑक्साइड, ये नहीं, धातु हाइड्रोक्साइड बनता है इसे। यानी कि जैसे धातु है सोडियम, इसकी क्रिया करवाई H2O से, तो ये क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो गैस है वो निकलेगी। तो अगर जल के साथ धातु जल के साथ क्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो याद रखने के हैं। बस इतना याद रखना है इसमें कि जो धातु हैं वो जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। की पॉइंट जैसे सोडियम एंड पोटेशियम एंड सोडियम, ये ठंडे जल से भी क्रिया कर लेते हैं। ये बताया ना, ये तीव्र क्रियाशील होते हैं, तो ये ठंडे जल से भी क्रिया कर लेते हैं। क्योंकि ये ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया देते हैं। सोडियम पोटेशियम ये जल से क्रिया करते हैं तो ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया देते हैं। तो जब ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया देते हैं तो इसमें जो हाइड्रोजन निकलती है, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो ऊष्मा क्षेपी के कारण जलने लग जाती है, जिससे हमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो ठंडे जल से भी क्रिया कर लेते हैं और उनकी गति इतनी तीव्रता से गति करते हैं कि इनकी अभिक्रिया जो ऊष्मा क्षेपी होती है, उसे निकलने वाली जो हाइड्रोजन गैस है वो इस ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा से प्रज्वलित होकर हमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त, उससे हमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो पोटेशियम और सोडियम है वो जल से क्रिया करके ऊष्मा क्षेपी भी क्रिया देते हैं। उसे जो निकलने वाली जो हाइड्रोजन गैस है वो ऊष्मा प्रज्वलित होकर ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा, जो कैल्शियम है ये धीमी गति से क्रिया करता है, धीमी गति से क्रिया करता है, जिससे हाइड्रोजन गैस ही प्राप्त होती है जो प्रज्वलित नहीं, प्रज्वलित का मतलब है जलना। यानी कि सोडियम पोटेशियम से हाइड्रोजन जो गैस निकलती है वो जलकर ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, लेकिन इसमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही प्राप्त होती है। मैग्नीशियम है ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करता,
बल्कि गर्म जल से क्रिया करता है, गर्म जल से क्रिया कर लेता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वही H2 गैस प्रदान करता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस H2O, तो ये बनाएगा MgOH प्लस H2। यहाँ पे इसके 2 आ जाएगा, समीकरण बैलेंस हो जाएगी, इनकी हाइड्रोजन गैस निकलती है इसे। दूसरा इसमें जो है वो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये जल से अभिक्रिया नहीं करते, चाहे ठंडा हो या गर्म, ये जल से अभिक्रिया नहीं करते बल्कि भाप से अभिक्रिया करते हैं। यानी कि जल को जब उबालते हैं तो उससे जो भाप बनती है उससे ये क्रिया करते हैं। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये भाप से क्रिया करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं, धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। बाकी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये कोई क्रिया नहीं करते। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये कोई क्रिया नहीं दर्शाते। किसके साथ? जल के साथ। हम जल की क्रिया पढ़ रहे हैं ना, तो जल के साथ ये कोई भी क्रिया नहीं दर्शाते। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पीबी, लेड, जो शीशा है वो, ये सब जल के साथ क्रिया नहीं दर्शाते। तो समझ में आया जल के साथ क्रिया, धातुओं के जल के साथ क्रिया। धातु जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। बस ये सबसे बड़ी बात है, ये याद रखनी है कि धातु प्लस जल क्या बना? हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बस धातु जल जो क्रिया करके बनाते हैं वो हाइड्रोक्साइड है और उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके बाद जो सोडियम, पोटेशियम है वो तीव्र गतिशील होते हैं, ठंडे जल से भी क्रिया कर लेते हैं और वो हमें उसमें ऊर्जा प्रदान होती है उस क्रिया से। कैल्शियम है वो धीमी गति से क्रिया करता है। मैग्नीशियम है वो गर्म जल के साथ क्रिया करता है। और जैसे एल्युमिनियम, आयरन, जिंक हैं, ये भाप के साथ क्रिया करते हैं, जल के साथ क्रिया ही नहीं करते। यानी कि जल को पहले उबालो, उसकी भाप बनाओ और उस भाप से ये क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और जैसे सिल्वर और गोल्ड हैं, ये जल के साथ कोई क्रिया नहीं दर्शाते। आखिरी टॉपिक है इसका धातु लवणों की धातु से क्रिया। यानी कि जो धातु लवण बने हुए हैं उसके धातु के साथ क्रिया। क्या क्रिया है उसकी? वो जैसे कोई AX बना हुआ है, उसकी क्रिया अगर B से करें तो ये जो B है ये A को हटा देता है और खुद क्रिया कर लेता है। तो ये जो क्रिया होती है ये धातु लवणों की धातु से क्रिया है। यहाँ पे ये A है, ये भी धातु है, ये B है, ये भी धातु है। तो इसको सक्रियता अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियता अभिक्रिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है वो कम क्रियाशील वाले धातुओं को हटाकर
उसकी स्थान के ऊपर खुद आ जाता है। यानी कि जो कम क्रियाशील धातु है उसका लवण या गलन अवस्था में होती है। जो कम क्रियाशील धातु है उसका लवण में हो या वो गलन अवस्था में हो, तो उससे जो अधिक क्रियाशील धातु है वो उसको हटाकर खुद अपना स्थान ले लेती है। तो उसे क्या कहते हैं, धातु लवणों के धातु से क्रिया या उसको सक्रियता अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी वो कम क्रियाशीलता को अपनी जगह से हटा देगा। यानी कि सीधा सी बात है, जो ताकतवर होगा वो कमज़ोर को हटा देगा। तो वही चीज़ है, जो यहाँ पे अगर ये बी ताकतवर है ये कमज़ोर है तो ये इसको हटा देगा। जैसे कॉपर SO4 है, कॉपर सल्फेट है, इसकी क्रिया अगर जिंक से करवाई जाए तो जिंक SO4 प्लस कॉपर बनता है। यानी कि जिंक है, इसकी जो क्रियाशीलता है वो कॉपर से कहीं ज़्यादा है, इसलिए ये कॉपर को अपनी जगह से हटा देता है और खुद इसकी जगह ले लेता है। ठीक उसी प्रकार अगर जिंक SO4 प्लस कॉपर की क्रिया करवाई जाए तो ये अभिक्रिया ही नहीं होती, क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील धातु है किसकी अपेक्षा, जिंक की अपेक्षा। जब जिंक की अपेक्षा एक कम क्रियाशील धातु है तो ये जिंक को अपनी जगह से नहीं हटा सकता, और जब हटा ही नहीं सकता तो ये क्रिया ही नहीं होगी। तो ये है धातु लवणों की धातु से क्रिया। यानी कि जो धातु अधिक क्रियाशील होगी वो कम क्रियाशील धातु को उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह पर बैठ जाएगा। यही क्या है, सक्रियता अभिक्रिया या धातु लवणों के धातु से क्रिया। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है वो पोटेशियम है। यानी कि पोटेशियम का चाहे लवण या गलन अवस्था में प्रेजेंट है तो वो उसकी कोई भी धातु उसकी जगह नहीं ले सकता। यानी कि ये किसी अन्य धातु के साथ क्रिया नहीं कर सकता। उसके बाद नंबर सोडियम का आता है, और सबसे कम जो है वो है सोना। यानी कि सोना क्रियाशील ही नहीं है। धातुओं में वैसे सबसे कम क्रियाशील जो धातु है वो क्या है, गोल्ड है। यानी गोल्ड सबसे कम क्रियाशील होती है। गोल्ड हमेशा अकेला ही रहना पसंद करती है, अकेले में ही रहती है, इसलिए ये क्या है, कॉस्टली धातु है, क्योंकि अकेला ही रहना पसंद करती है, किसी के साथ जुड़ना ही पसंद नहीं करती, इसलिए ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो दोस्तों कैसा लगा यह आज का लेसन, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी अगर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर लेसन को एंजॉय कर रहे हो, सेशन को, तो लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आज का लेसन यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।